हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे क्लासेस। होगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आप नहीं जानते तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मैं वीडियो बना चुका हूँ, फाइनली आप जाकर देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि ये दो केस होते हैं इसके अंदर, एक तो अच्छी स्थिति होती है, दूसरा निरक्षीय स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं पहले वाले अच्छी स्थिति का वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसके लिए उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग जाइए पहले फर्स्ट केस देखिए कि अच्छी स्थिति क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेकंड केस का। सेकंड केस देखिए होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। इसके अंदर ये होता है, इसका हेडिंग ये बनता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का निरक्षीय रेखा मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी रहती है। आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे, मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया हूँ, एक माइनस चार्ज क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक डायपोल ए भी है और ये भी इसका मिड ओ पॉइंट है, ये सब कुछ है। अब इस तरह से सब कुछ है और फिगर के बारे में मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिख दिया हूँ। अब देखिए क्या क्या इसमें है कि माना कि पॉइंट पी पर वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है उसके मिड पॉइंट मतलब ओ पॉइंट से लंबवर्धक मतलब वर्टिकल लाइन में कोई पॉइंट पी यहाँ पे आपको मिल रहा है आर मीटर के, और वहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर मीटर है। अब देखिए माना कि वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल है उनके आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। मतलब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो E1 है और E2 है। पॉइंट पी की प्रत्येक आवेश से दूरी मतलब यहाँ पॉइंट पी से और ये प्लस क्यू चार्ज तक का जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। उसी तरह से यहाँ पॉइंट पी से माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ भी होगा। तो हम कह सकते हैं, देखिए ये तो फाइनली क्लियर हो गया कि जो ए पी का डिस्टेंस है मतलब ए से पी की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से पी की होगी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब अतः हम ये कह सकते हैं, लिखा जा सकता है कि E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो 1/4 के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। किस डायरेक्शन में? बी से पी के डायरेक्शन में, मतलब बी से पी के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा E2 है 1/4 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका डायरेक्शन जो होगा वो पी से ए की दिशा में होगा। मतलब यहाँ पी से ए की दिशा मतलब नीचे की, जो बी से पी के वो जो डायरेक्शन था E1 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और E2 का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो फिगर बनाया है, जो यहाँ पे फिगर है आपको ऊपर का पार्ट का फिगर दिख रहा है, उसको थोड़ा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे और बड़ा बना दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि वो फिगर में ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो समझने में, काफ़ी ज़्यादा उसमें लिखा गया है। अब देखिए केवल ऊपर के ये जो पार्ट इसी को आप समझना है, बाकी सब कुछ क्लियर है इस थियोरी में। देखिए जैसा कि आप लोग दिख रहा है कि जो E1 है और E2 है, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन, केवल अप डायरेक्शन में, वो ऊपर के डायरेक्शन में और वो नीचे के डायरेक्शन में। तो जो हमारा E1 व E2 का वैल्यू होगा वो परस्पर बराबर होगा, वो हमेशा E1 और E2 हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि देखा जाए अगर E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में अगर हम वियोजित करने पर मतलब अगर हम E1 और E2 को लंबवत दो घटकों में मतलब लंबवत इसको वर्टिकल लाइन में अगर हम इसे इंटरसेक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है कि जो हमारा E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। जबकि AB के समांतर घटक जो AB है, उनके जो समांतर घटक हैं E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः जो पॉइंट P पर वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उनका परिणामी तीव्रता जो है, उनकी टोटल इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये मिलेगा। जैसे एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिएगा अगर ये फिगर जो है, मैंने ये ऊपर का ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पे बनाया है, और देखिए अगर जब हम ये जो E1 ऊपर का डायरेक्शन है और ये E2 नीचे डायरेक्शन में, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। मतलब E1 साइन थीटा एक पॉजिटिव साइन में आ गया और एक नेगेटिव साइन में आ गया, क्योंकि जो डायरेक्शन चेंज है तो इनका साइन भी चेंज होगा, तो वो एक दूसरे से परस्पर कट जाते हैं। और हमें फाइनली क्या मिलता है? जो AB के समांतर है मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है, उनके समांतर जो घटक होते हैं उनमें E जो मिलता है उनकी डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो वर्क करते हैं। तो उनका जो हमें हमारा E1 व E2 का वैल्यू होगा वो हमें क्या होगा? जुड़ जाएगा, एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। अब ये देखिए वर्टिकल लाइन था, जब ये से हम वर्टिकल इंटरसेक्ट किए तो हमें मिला E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अगर हम इसे इक्वेटोरियल लाइन में इंटरसेक्ट किया है, यहाँ इक्वल इसके AB के इक्वल इंटरसेक्ट जब किए हैं तो हमें क्या मिला? E1 cos थीटा E2 cos थीटा। अब इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हमारा E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा। अब वहाँ पे हम E1 का वैल्यू भी निकाले थे और E2 की वैल्यू भी निकाले गया था, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में E1 और E2 का वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलता है?
अब गाइस देखिए यहाँ पे जो ई था हमारा वो किसके इक्वल था, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वल होगा। अब हम अगर यहाँ पे E1 का वैल्यू हमें पता है और E2 का वैल्यू पता है, वहाँ पीछे हम दिखाए हैं E1 और E2 का वैल्यू, अगर वहाँ E1 और E2 का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए हमारा E1 का वैल्यू ये था और E2 का वैल्यू ये था, बाकी cos थीटा जैसे है वैसे लिख दिया गया है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² और होल ब्रैकेट इसका होल ब्रैकेट होगा तो ये cos थीटा मिलकर 2 cos थीटा हो जाएंगे। अब चूंकि हम परंतु ये भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा cos थीटा है वो cos थीटा OB/PB है, मतलब O से B की दूरी और P से B की दूरी यानी कर्ण और आधार है। तो अब यहाँ से जो OB था, OB तो है वो वैसे OB लिखा गया है, लेकिन वहाँ PB को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया गया है। PB को मैंने ये लिखा है कि OP² प्लस OB² का अंडर रूट मतलब हाफ हो इसका 1/2 टू द पावर 1/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे O से P का स्क्वायर है, OP मतलब ये स्क्वायर और O से B का स्क्वायर ये स्क्वायर, मतलब यहाँ ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जो है हमारा इन OP के PB के इस पूरे ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये लाइन हमारे इस लाइन और इस लाइन के इक्वल होगा एंड 1/2 दी पावर के इक्वल होगा। तो उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ा है और यहाँ से और अब जब तोड़ा है तो ये जो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे R² प्लस L² है और इसका डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्टेंस है अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को भी मिलाते हैं तो हमारे मिलता है R² प्लस L² टू द पावर 1/2। यही थोड़ा सा दिखने वाली बात थी, समझने वाली। अब जैसे है वैसे सब कुछ नोट कर दिया गया है। फाइनली ई का वैल्यू हमें मिल गया है 1/4πε0 के Q/r² L² और यहाँ 2 cos थीटा को तोड़ने पर यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू तो हमें इतना मिला है, देखिए ये जो हमारा cos थीटा का वैल्यू है वो ये मिला है और यहाँ पे पावर यहाँ पे इससे 2 पे मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 यहाँ पे ला दिया गया 2L, नीचे जैसे है वैसे सब कुछ सेट कर दिया गया। अब ये देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे और इसको हम देखिए सेम है, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें 2QL मिलता है, यहाँ पे 2QL मिल गया और जो ये हमारा R² प्लस L² हाफ है ये सब कुछ वैसे, लेकिन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो ये दोनों हमारा मिलकर हो जाएंगे 3/2 टू द पावर 3/2। अब देखिए L का वैल्यू है वो अगर R की तुलना में, मतलब ये जो L है वो इस R की तुलना में बहुत ही छोटा बहुत ही लेस है, तो तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो L² का मान होगा, जो L² की वैल्यू यहाँ पे जो L² की वैल्यू होगी वो R² की तुलना में कुछ नहीं है, मतलब नगण्य है। तब हम इसको ये लिख सकते हैं नगण्य है, तब E = 1/4πε0 के P/R² टू द पावर 3/2, मतलब L² मतलब नगण्य है, मतलब कुछ नहीं है, जीरो कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम जीरो कर दिया मतलब कुछ नहीं है तो जीरो हो गया, मतलब तो जीरो हो गया तो जीरो R² का ऐड करेंगे तो R² ही मिलेगा, यूँ समझ लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पे लिख दिया है मैंने इसी को, बस यहाँ पे L² जो है बहुत छोटा माना गया है। अब इससे मिलता है कि अगर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए R² की पावर 2 है और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें फाइनली मिलेगा R³ न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट्स होगा, मतलब E = 4πε0 के P/R के न्यूटन पर कूलम। इतना तो क्लियर हो गया, ये हमारा फाइनल फार्मूला इसका मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, इक्वेटोरियल लाइन में। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको अगर एयर में रख लिया जाए, एयर में रखने पर के का वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है, एयर में रखने पर के का वैल्यू अगर 1 हो गया, निर्वात में रख दिया गया है तब, तो यहाँ पे के का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिलता है। तो जब एयर में रखा गया तब ये फार्मूला है और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे ही नॉर्मली है तब इसका ये फार्मूला बनेगा। अब जब उसको निर्वात में रखा जाए तो हमें ये फार्मूला मिलेगा। अब देखिए गाइस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष के समांतर, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, मतलब पॉजिटिव लाइन से निगेटिव लाइन की तरफ होगा। यहाँ पे भी आप देखिए पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। हम ये कह सकते हैं जो हमारा इक्वेशन वहाँ पे 1 था और ये हमारा फाइनल इक्वेशन 2 बना है। वहाँ पे शायद मैं कोई इक्वेशन के बारे में बताया नहीं, इक्वेशन था जो फर्स्ट इक्वेशन मतलब अच्छी स्थिति का, वो इक्वेशन और इस इक्वेशन की अगर हम तुलना करते हैं तो हमें एक लघु वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दोगुनी मिलती है, उसकी दोगुनी हो जाती है। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर लिखा जाए, किसी बिंदु आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो तीव्रता होगी वो हमारा E = 1/r² होता है। तथा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो तीव्रता होगी, मतलब वैसे ही नॉर्मली हम अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इतनी होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तीव्रता देखते हैं तो 1/r³ होता है। ये डिस्टेंस तथा इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर तीव्रता देखेंगे तो R² ही रहेगा, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तीव्रता आप देखेंगे तो वो R³ हो जाता है। ये था हमारा इक्वेटोरियल लाइन में इंटेंसिटी निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर गाइस यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट को ना समझ में आया हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।